जीवों में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र जीवों में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका और मांसपेशियों के ऊतकों द्वारा सुगम बनाया जाता है। पर्यावरणीय उत्प्रेरकों का पता लगाने और प्रतिक्रिया करने में संवेदी अंगों में स्थित ग्राहियों के साथ विशेष तंत्रिका विशेष कोशिकाएं शामिल होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के द्रमिका डेंड्राइट्स के सिरे पर प्राप्त जानकारी एक रासायनिक प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है, जिससे विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। तंत्रिका आवेग संचरण तंत्रिका आवेग का सामान्य योजना का पालन करते हैं। सूचना डेंड्राइटिक सिरे पर प्राप्त की जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। आवेग डेंड्राइट से कोशिकीय भाग तक जाता है, फिर अक्षतंतु के साथ उसके सिरे तक जाता है। अक्षतंतु सिरे पर रसायन निर्मुक्त होते हैं, जो सिनेप्स को पार करके आगे न्यूरॉन में समान वेग आरंभ करते हैं। सिनेप्स आवेगों को अन्य कोशिकाओं जैसे मांसपेशी कोशिकाओं या ग्रंथियों तक संचालित करने की अनुमति देता है। तंत्रिका ऊतक संरचना कोशिकाओं या न्यूरॉन्स का एक संगठित नेटवर्क है। न्यूरॉन विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचना का संचालन करने में विशेषज्ञ होते हैं। डेंड्राइट सिरे पर सूचना की प्राप्ति करते हैं। अक्षतंतु के साथ विद्युत आवेग के रूप में सूचना का संचारण करते हैं। आवेग सिनेप्स पर आगे संचरण के रासायनिक संकेत को में रूपांतरित करते हैं। समग्र कार्य की बात करें तो तंत्रिका ऊतक विद्युत आवेग के रूप में सूचना के प्रसारण को सक्षम बनाता है। ये आवेग न्यूरॉन्स के माध्यम से सूचना अधिग्रहण स्थल से प्रतिक्रिया स्थल जैसे मांसपेशी कोशिकाएं या ग्रंथियां तक यात्रा करते हैं। तंत्रिका ऊतक की समन्वय क्रिया जीवों को उत्तेजनाओं का तेजी से पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं पर्यावरणीय उत्प्रेरकों के प्रति आकस्मिक स्वचालित प्रक्रियाएं होती हैं। ये सचेत विचार या नियंत्रण की भावना के बिना घटित होती हैं। उदाहरण के लिए खतरे से दूर कूदना या दर्द से पीछे हटना। प्रतिवर्ती स्थितियों में प्रतिक्रियाएं त्वरित होती हैं और उनमें सचेत चिंतन शामिल नहीं होता है। लव को छूना एक अविलंबित और खतरनाक स्थिति है, जिसके लिए त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। चिंतन में कई न्यूरॉन्स से तंत्रिका आवेगों की जटिल अंतरक्रिया शामिल होती है। शरीर में चिंतन संबंधी ऊतक कपाल में स्थित न्यूरॉन्स के सघन जाल द्वारा निर्मित होते हैं। मस्तिष्क शरीर के विभिन्न भागों में संकेत प्राप्त करता है, उसके बारे में चिंतन करता है और तदनुसार प्रतिक्रिया करता है। संकेत प्राप्ति और मांसपेशियों की गति के निर्देश के लिए मस्तिष्क को शरीर और विभिन्न भागों की तंत्रिकाओं से जोड़ने की आवश्यकता होती है। यदि चिंतन में जटिल अंतरक्रियाएं शामिल हैं तो किसी गर्म वस्तु को छूने पर प्रतिक्रिया में बहुत अधिक समय लग सकता है, जिससे जलन हो सकती है। प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आँख जटिल चिंतन में विलंब की समस्या के लिए एक डिज़ाइन समाधान है। प्रतिवर्ती चाप उत्प्रेरक का पता लगाने, उनकी तंत्रिकाओं और मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। ये संबंध मेरुदंड में निर्मित होते हैं और जहाँ शरीर के विभिन्न हिस्सों में तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुँचने के मार्ग में मिलती हैं। मेरुदंड प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं, जिससे जटिल चिंतन की आवश्यकता के बिना त्वरित सूचना पहचान और आगत प्रतिक्रिया संभव हो जाती है। प्रतिवर्ती चाप जानवरों में त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए कुशल तंत्र के रूप में विकसित हुए हैं। कई जीव जिनमें चिंतन के लिए जटिल
जटिल न्यूरॉन नेटवर्क की कमी होती है, प्रतिवर्ती चाप पर निर्भर होते हैं। जटिल न्यूरॉन नेटवर्क के साथ भी प्रतिवर्ती चाप उत्तेजनाओं के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया के लिए अधिक कुशल बने रहते हैं। मानव मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुदंड का एकमात्र कार्य नहीं है। रीढ़ की हड्डी तंत्रिकाओं से बनी होती है जो सोचने के लिए जानकारी प्रदान करती है। जटिल चिंतन और तंत्रिका संबंध मुख्य रूप से मस्तिष्क में होते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर केंद्रीय तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) का निर्माण करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम शरीर के सभी अंगों से सूचना को एकत्रित करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से जुड़ी कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी मेरुदंड मेरुमज्ज तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को सुगम बनाता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। प्राथमिक चिंतन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अग्र मस्तिष्क संवेदी अंगों को प्राप्त करता है। सुनने, देखने आदि के लिए विशेष क्षेत्र अग्र मस्तिष्क के भीतर मौजूद होते हैं। संबंधित भाग संवेदी जानकारी की व्याख्या करते हैं और निर्णय लेते हैं। संचालनीय भाग स्वैच्छिक मांसपेशियां गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं और स्वैच्छिक क्रियाओं के बीच अनैच्छिक मांसपेशी गतिविधियां होती हैं। लार टपकाना ये दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुलर रक्तचाप, लार, स्राव, उल्टी सहित कई अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क एक भाग सेरेबेलम स्वैच्छिक क्रियाओं में सटीकता के लिए जिम्मेदार होती है। सेरेबेलम शरीर की मुद्रा और संकुचन को बनाए रखता है। सेरेबेलम चलने, साइकिल चलाने, वस्तुओं को उठाने जैसी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क चिंतन और स्वैच्छिक क्रियाओं की अनुमति देता है। अनैच्छिक क्रियाओं को मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों की जटिल लागत और आगत को एकीकृत करने के लिए जिम्मेदार है, जो सचेत नियंत्रण के बिना विभिन्न शारीरिक कार्यों को सक्षम बनाता है। संवेदनशील अंगों की सुरक्षा। मस्तिष्क एक संवेदनशील अंग है जो विभिन्न गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक अस्थि संरचना द्वारा सुरक्षित होता है। इस संरचना के अंदर मस्तिष्क एक तरल पदार्थ से भरे क्षेत्र में होता है जो अतिरिक्त आघात और शोषण प्रदान करता है। कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी मेरुदंड की रक्षा करती है। तंत्रिका ऊतक क्रिया संबंधी कार्य। तंत्रिका ऊतक जानकारी एकत्रित करता है, उसे संसाधित करता है, उसे क्रिया के लिए मांसपेशियों तक पहुंचाता है। जब क्रिया या गति करनी होती है तो पेशी ऊतक अंतिम कार्य निष्पादित करते हैं। मांसपेशी कोशिकाएं अपना आकार बदल कर गति करती हैं, जिससे वे छोटी हो जाती हैं। मांसपेशी कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन तंत्रिका विद्युत आवेग की प्रतिक्रिया में आकार और व्यवस्था में परिवर्तन से गुजरते हैं। प्रोटीन व्यवस्था में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मांसपेशी कोशिकाएं एक छोटा रूप अपना लेती हैं। मांसपेशियों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें स्वैच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां शामिल हैं। मांसपेशियों के प्रकारों में भिन्नता स्वैच्छिक और अनैच्छिक शरीर में तंत्रिका संकेतों और कार्यों के प्रति उनकी अलग-अलग प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। पादपों में तंत्रिका तंत्र मांसपेशियां नहीं होती हैं, फिर भी वे उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। पादपों में दो तरह की गति देखी गई: उत्तेजनाओं के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया और वृद्धि के कारण गति। उत्तेजनाओं के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया। संवेदनशील पादप स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया वे तीव्र गति प्रदर्शित करते हैं। कोशिकाओं के बीच संचार के लिए विद्युत रासायनिक साधनों का उपयोग किया जाता है, भले ही सूचना संवहन के लिए कोई विशेष ऊतक न हो। जंतुओं के विपरीत पादपों की कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपना
आकार बदलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे संकुचन या प्रतिसंकुचन संकुचित या प्रतिसंकुचित हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप उनमें गति आ जाती है। विकास के कारण गति पौधे प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया में प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन जैसी आवर्तनिक गतिविधियाँ प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशानुवर्तन गति में अंकुर प्रकाश की ओर झुकते हैं, जबकि जड़ें प्रकाश से दूर झुकती हैं। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के उत्तरोत्तर में अंकुर की ओर वृद्धि और जड़ों के नीचे की ओर वृद्धि को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त पौधे क्रमशः जल और रसायनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए रसायनानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पराग नलिकाएं प्रजनन के प्रति बीजांड की ओर बढ़ते समय रसायनानुवर्तन केमोट्रोपिज्म प्रदर्शित करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में सूचना के संचार में त्वरित प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे संवेदनशील पौधे की स्पर्श से प्रेरित तीव्र गति और धीमी प्रतिक्रिया, जैसे सूरजमुखी का दिन और रात के अनुसार समायोजन करना। पौधे और प्राणियों के दोनों के शरीर में नियंत्रित दिशात्मक वृद्धि होती है, जो उत्तेजनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तीव्र सूचना हस्तांतरण की आवश्यकता पर बल देती है। पौधे में रासायनिक संचार। पौधे सहित बहुकोशिकीय जीव समन्वय के लिए रासायनिक संचार का उपयोग करते हैं। हार्मोन विविध यौगिक उत्तेजनाओं द्वारा स्रावित होते हैं और अन्य कोशिकाओं तक पहुंचकर वृद्धि, विकास, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वय करते हैं। पादप हार्मोन के उदाहरण में ऑक्सीटोसिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल शामिल हैं। ऑक्सिन बढ़ते हुए अंकुरों में कोशिका वृद्धि और प्रकाश की ओर आकर्षण को बढ़ावा देता है। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायता करते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को उत्तेजित करते हैं, विशेष रूप से फलों और बीजों जैसे कि तीव्र वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में। एब्सिसिन अम्ल वृद्धि को बाधित करता है तथा पत्तियों को मुरझाने जैसे प्रभावों से जुड़ा होता है। पादप हार्मोन पौधों में विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उत्तेजनाओं और पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति संतुलित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं। जीवों में उत्तेजनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रियाएं। जब कोई गिलहरी तनाव, परेशानी आदि के कारण एक विशेष स्थिति में आ जाती है, तो उसका शरीर हार्मोन स्रावित करना शुरू कर देता है, जो उसे तुरंत भागने या लड़ने के लिए प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एड्रीनैलिन अधिवक्र ग्रंथियों से स्रावित होता है, जो रक्त प्रवाह में निर्मुक्त होता है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों तक पहुंचता है। यह हार्मोन हृदय गति को बढ़ाकर रक्त प्रवाह को पुनर्निर्देशित करके तथा श्वास को तेज करके शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। हार्मोन द्वारा सुगम बनाया जाने वाला यह रासायनिक संकेतन अंतर्स्रावी तंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो जीव शरीर के नियंत्रण और समन्वय के द्वितीयक माध्यम के रूप में कार्य करता है। वृद्धि और विकास के लिए हार्मोन का विनियमन। जीव हार्मोन भी वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर में अन्य अंतर्स्रावी ग्रंथियों में थायराइड, अग्नाशय और अधिवक्र ग्रंथियां शामिल हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की सहायता से थायरॉयड ग्रंथि में संश्लेषित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है तथा संतुलित विकास में सहायक है। थायराइड से संबंधित रोगों के उदाहरण घेंघा है, जो थायरॉक्सिन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है। अग्नाशय से संबंधित रोग
उदाहरण के लिए मधुमेह जो इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है। अधिवक्र ग्रंथियाँ रक्त में उचित लवण संतुलन बनाए रखने के लिए हार्मोन स्रावित करते हैं। अधिवक्र ग्रंथियाँ एड्रेनलिन का भी उत्पादन करती हैं, जो तनाव, क्रोध और शर्मिंदगी या चिंता के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया में सहायक है। थायराइड और अधिवक्र ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्देशित होकर हार्मोन स्रावित करती हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती हैं, जो समग्र वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन हो सकता है। युवावस्था से संबंधित परिवर्तन पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन के स्राव के कारण होता है। महत्वपूर्ण हार्मोन और उनके कार्य की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, सभी अंगों के में विकास को उत्प्रेरित करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, शरीर के विकास के लिए चयापचय को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलते हैं, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण से निकलते हैं, कामेक्षा मांसपेशियों और शारीरिक बल को नियंत्रित करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय से निकलते हैं, महिलाओं में यौन अंगों का विकास और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि से निकलते हैं, चयापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। स्रावित हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है, हार्मोन स्रावित करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है। हार्मोन और रक्त शर्करा का विनियमन हार्मोन शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि इंसुलिन का कार्य अग्नाशय रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का उत्पादन करता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। प्रतिक्रिया तंत्र हार्मोन स्राव के उचित समय और मात्रा को सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए अग्नाशय रक्त शर्करा के स्तर में परिवर्तन के कारणों को ज्ञात करता है और संतुलन बनाए रखने के लिए इंसुलिन के स्राव को समायोजित करता है। हल है इसलिए शरीर विज्ञान में विविध भूमिकाएं निभाते हैं, जो तत्काल प्रतिक्रियाओं और दीर्घकालिक वृद्धि और विकास दोनों में सहायक है। विचारणीय बिंदु है कि हाइपोथैलेमस कई हार्मोन के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका। उदाहरण के लिए जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने वाले कारक को उत्तेजित करता है, जो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। कीटों और मेढकों के जीवन चक्र को पूरा करने के हार्मोन की भूमिका। मेढक के जीवन चक्र में टैडपोल से वयस्क अवस्था में रूपांतरण शामिल है। रूपांतरण लार्वा से वयस्क में परिवर्तन होता है। कीटों में रूपांतरण कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मेढकों में रूपांतरण थायरॉक्सिन द्वारा नियंत्रित होता है, जो थायरॉइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है। मेढकों में थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए जल में मौजूद आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि जल में अपर्याप्त आयोडीन न हो तो टैडपोल का वयस्क रूपांतरण नहीं होता है। जीव प्रजनन तंत्र इस तथ्य के बावजूद कि यह किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। यदि प्रजनन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी प्रजाति में प्रजनन हेतु व्यष्टियों की अधिकता ही हमारा ध्यान आकर्षित करती है। प्रजनन के बिना एक भी गैर प्रजनन करने वाले जीव का अस्तित्व नहीं रहता है। एक प्रजाति में व्यष्टियों के बीच समानता हमें उन्हें पहचानने और वर्गीकृत करने में सहायक होती। प्रजनन जीवों के समग्र जीवन प्रक्रियाओं और संगठन में योगदान देता है। अतः संक्षेप में प्रजनन एक प्रजाति की निरंतरता और पहचान करने योग्य लक्षणों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। प्रजनन और आनुवंशिक भिन्नता जीव समान शारीरिक संरचना के कारण दिखने में समानता प्रदर्शित करते हैं, जो समान संरचना पर आधारित है।
मूलतः प्रजनन में डीएनए के संग्रहित इन ब्लूप्रिंट की प्रतिलिपि बनाना शामिल है। कोशिका के नाभिक में गुणसूत्र नामक अणु को धारण करते हैं, जिसमें अनुवांशिक सूचना होती है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है और डीएनए में भिन्नता के कारण विविध प्रोटीन का उत्पादन होता है, जो शरीर की संरचना को प्रभावित करता है। प्रजनन की शुरुआत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से डीएनए प्रतिलिपि के निर्माण से होती है। कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिसके कारण डीएनए प्रतियों को अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित करना आवश्यक होता है, जिसमें से प्रत्येक में अपना कोशिका तंत्र होता है। डीएनए प्रतिलिपिकरण प्रतिक्रियाओं की सटीकता मूल और प्रतिलिपिकृत डीएनए के बीच समानता को निर्धारित करती है। जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में स्वाभाविक रूप से भिन्नताएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न डीएनए प्रतियों में सूक्ष्म अंतर होता है। जीवित कोशिकाएं सदृश होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे समरूप हों, क्योंकि कुछ भिन्नताएं इतनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि कोशिका अक्रियाशील हो जाए, जिसमें उनकी मृत्यु हो सकती है। प्रजनन के दौरान भिन्नता की अंतर्निहित प्रवृत्ति विकास का आधार बनती है। ये सूक्ष्म आनुवंशिक अंतर आने वाली पीढ़ियों से प्रजातियों के बीच विविधता में योगदान करते हैं। डीएनए प्रतियों में परिवर्तनशीलता को समझने से विकास की गतिशील प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जो जीवन के जटिल स्वरूप को आकार देता है। विकास में आनुवंशिक भिन्नता का महत्व। आबादी के भीतर जीव अपनी प्रजनन क्षमताओं का उपयोग करते हुए विशिष्ट पारिस्थितिक स्थान ग्रहण कर लेते हैं। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिलिपिकरण में निरंतरता उन विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवों को उनके आवासों के अनुकूल बनाती है तथा जनसंख्या में स्थिरता सुनिश्चित करती है। प्रजनन और जनसंख्या स्थिरता के बीच संबंध के बावजूद जीवों के नियंत्रण से परे बाह्य कारक भी आवासों में परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। तापमान में परिवर्तन, जल स्तर में परिवर्तन या उल्कापिंड के प्रभाव जैसी प्रत्याशित घटनाओं जैसे पर्यावरणीय बदलाव किसी स्थान की उपयुक्तता को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आबादी में आनुवंशिक विविधता की उपस्थिति जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जिन व्यक्तियों में विविधताएं होती हैं, जो बदलती हुई परिस्थितियों के लिए बेहतर ढंग से अनुकूल होते हैं, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए समशीतोष्ण जल में रहने वाले जीवाणु की आबादी पर विचार कीजिए। यदि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का तापमान बढ़ता है, तो अधिकांश जीवाणु नष्ट हो सकते हैं। फिर भी जनसंख्या के भीतर ऊष्मा प्रतिरोधी रूपों वेरिएंट का अस्तित्व जीवन रेखाएं प्रदान करता है। ये प्रजातियां बदलती परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं, जिससे जनसंख्या का अस्तित्व बना रहता है और आगे की वृद्धि सुनिश्चित होती है। मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन में भी नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। हम अध्याय के उत्तरार्ध में मानव प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम किशोरावस्था युवावस्था में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं। मनुष्य का विकास जन्म के समय से शुरू हो जाता है, लेकिन 10 से 11 वर्ष की आयु पार करने पर अचानक वृद्धि में तीव्रता आती है, जो ध्यान देने योग्य है। शरीर में होने वाले परिवर्तन बड़े होने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो इस बात का संकेत है कि आप वयस्क बनने की अवस्था से गुजर रहे हैं। ये जीवन का एक अलग अनुभव होता है, जब आप ना तो बच्चे होते हैं, ना वयस्क। तो चलिए किशोरावस्था को समझते हैं। किशोरावस्था यौवनारंभ। किशोरावस्था 11 वर्ष की आयु से आसपास शुरू होती है और 18 से 19 वर्ष की आयु तक चलती है। चूँकि यह अवधि किशोरावस्था 13 से 18 ये 19 आयु होती है को शामिल करती है, इसलिए किशोरों को टीनेजर भी कहा जाता है। यह शारीरिक परिवर्तन से चिन्हित होता है, जो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाता है।
इसे यौवन कहा जाता है। यौनावस्था का मुख्य संकेत प्रजनन क्षमता है, जो प्रजनन की परिपक्वता अवस्था तक पहुँचने पर समाप्त हो जाती है। आयु के साथ लड़के और लड़कियों की वृद्धि। लंबाई में वृद्धि की औसत दर। आयु 8 वर्ष में संपूर्ण ऊंचाई 72%, लड़कियों में 77%, 9 में 75, 81, 10 वर्ष में 78 और 84%, 11 वर्ष में 81 और 88%, 12 वर्ष में 84 और 91%, 13 वर्ष में 88, 95%, 14 वर्ष में 93 और 98%, 15 वर्ष में 95 और 99%, 16 वर्ष में 99 और 99.5%, 17 वर्ष में 99% और 100%, 18 वर्ष 100% और 100%। यौवनावस्था में परिवर्तन। ऊंचाई में वृद्धि। यौवनावस्था के समय हस्तियों की लंबाई में वृद्धि से अचानक ऊंचाई बढ़ जाती है कि विकास दर अलग अलग होती है। लड़कियां शुरुआत में लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं। अनुवांशिक कारक ऊंचाई को प्रभावित करते हैं और विकास के लिए उचित पोषण महत्वपूर्ण है। तालिका 14.2 उम्र के साथ लड़कों और लड़कियों की ऊंचाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाती है। संपूर्ण ऊंचाई की गणना करें तो वर्तमान ऊंचाई सेंटीमीटर बटे इस उम्र की पूरी ऊंचाई का प्रतिशत गुणे 100। शरीर के आकार में परिवर्तन। यौवनावस्था के दौरान शरीर में अलग अलग बदलाव आते हैं, जैसे कि लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों के कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। लड़कों में मांसपेशियों की वृद्धि ज़्यादा होती है, जिससे लिंग के हिसाब से शरीर का आकार अलग अलग होता है। आरंभ में परिवर्तन। यौवनावस्था के दौरान लड़कों में स्वर यंत्र का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। लड़कियों का स्वर यंत्र छोटा रहता है, जिससे आवाज़ पतली हो जाती है। लड़कों में अस्थायी स्वरभंगता। स्वर यंत्र में अनियंत्रित मांसपेशी वृद्धि के कारण हो सकती है। लड़कों में बढ़ते स्वरतंत्र को गले के उभरे हुए हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। लड़कियों में स्वरतंत्र अपने छोटे आकार के कारण बाहर से कम दिखाई देता है। ग्रंथियों में सक्रियता में वृद्धि। यौवनावस्था के दौरान पसीने और वसा में ग्रंथियों की गतिविधि बढ़ जाती है। ग्रंथि की गतिविधि बढ़ने से अक्सर चेहरे पर दाने और फुंसियाँ हो जाती हैं। कुछ ग्रंथियों जैसे कि स्वेद ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ नलिकाओं के माध्यम से अपना स्राव उत्सर्जित करती हैं। अंतरस्रावी ग्रंथियाँ सीधे रक्तस्राव में हार्मोन को स्रावित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका रहित ग्रंथियाँ डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। जनन अंगों का विकास। पुरुषों में यौनारंभ के पहले चरण के दौरान अंडकोश और वृषण बड़े हो जाते हैं। इसके बाद लिंग या जनन अंगों के आकार में वृद्धि होती है और वीर्य पुटिकाएँ और प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है। जननांग क्षेत्र में तथा बाद में चेहरे और बगलों में बाल उगने लगते हैं। लड़कियों में अंडाशय की वृद्धि, आकार में वृद्धि, मैच्योर एग और ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। विचारणी बिंदु। हाल के वर्षों में लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो दीर्घकालिक औसत से पहले यौनारंभ को प्राप्त कर रही हैं। इस बारे में सोचें कि प्रौढ़ावस्था की शुरुआत के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं और आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था किस तरह से लड़कियों की यौनावस्था शुरू होने को जल्दी शुरू कर रही है। मानसिक और बौद्धिक और भावनात्मक परिपक्वता तक पहुँच। यौनावस्था सोच में बदलाव का प्रतीक है, जो स्वतंत्रता और आत्मचेतना में वृद्धि से चिन्हित है। बौद्धिक विकास उल्लेखनीय है, जिसमें सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। भावनात्मक संयोजन
भावनात्मक समायोजन हो सकता है, लेकिन ये परिवर्तन बड़े होने के स्वाभाविक पहलू हैं। द्वितीयक यौन लक्षण। द्वितीयक यौन लक्षण प्रजनन अंग, वृषण और अंडाशय युग्मक शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में लड़कियों में स्तनों का विकास, लड़कों में चेहरे पर बाल, मूछ और दाढ़ी तथा छाती पर बाल विकसित होते हैं। बाहों के नीचे और जननांगों क्षेत्र में बाल उगते हैं, जो लिंग के भेद को ज्ञात करते हैं। हार्मोन और रासायनिक पदार्थ की किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। ये अंतरस्रावी ग्रंथियों या अंतरस्रावित तंत्र को स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन लड़कों में वृषण द्वारा स्रावित होते हैं, जो चेहरे के बालों के विकास और परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। लड़कियों में अंडाशय द्वारा उत्पादित एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन स्तन विकास को बढ़ावा देता है। हार्मोन उत्पादन पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन वृषण और अंडाशय को टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में और एस्ट्रोजन महिलाओं में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं, जिससे रक्तस्राव में स्रावित होते हैं और शरीर के कुछ हिस्सों में लक्ष्य भाग तक पहुंचते हैं, जिससे यौनावस्था में शुरू से शरीर में होने वाले परिवर्तनों को उत्तेजित करते हैं। प्रजनन क्रिया को आरंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतरस्रावी ग्रंथियां रक्त प्रवाह द्वारा हार्मोन स्रावित करती हैं। हार्मोन शरीर में विशिष्ट लक्षित स्थान तक पहुंचते हैं। अंडकोश और अंडाशय अंतरस्रावी ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पुरुष और महिलाओं में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास को प्रभावित करते हैं। पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि विभिन्न हार्मोन स्रावित करती हैं, जिसमें अंडाशय में डिंब परिपक्वता और वृषण में शुक्राणु निर्माण को उत्तेजित करने वाले हार्मोन शामिल हैं। महिला प्रजनन चरण में महिलाओं में यौनावस्था 10 से 12 वर्ष के आसपास प्रजनन चरण शुरू होता है, जो लगभग 45 से 50 वर्ष तक रहता है। यौनावस्था के समय अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। प्रत्येक 28 से 30 दिनों में एक अंडा निकलता है। गर्भाशय की दीवार संभावित अंडे को ग्रहण करने के लिए मोटी हो जाती है, जिससे निषेचित होने पर गर्भधारण हो जाता है। मासिक धर्म, जो हर 28 से 30 दिनों में होता है, के दौरान निषेचित अंडा और गाढ़ा गर्भाशय अस्तर का निष्कर्षण होता है। यौनावस्था के समय होने वाले प्रथम मासिक स्राव को रजो दर्शन या मेनॉर्क कहा जाता है। मासिक धर्म चक्र अर्थात 45 से 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, जिसे रजोन वृत्ति कहते हैं। मासिक धर्म चक्र और हार्मोन नियंत्रण। मासिक धर्म चक्र हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें अंडे का परिपक्व होना, बाहर निकलना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और गर्भावस्था न होने पर टूटना शामिल होता है। शुरू में होने वाला अनियमित मासिक धर्म चक्र समय के साथ नियमित हो जाता है। जनन के दौरान विविधता का संचयन पूर्व पीढ़ी से विरासत में मिली वस्तुएं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सामान्य बुनियादी शारीरिक आकार प्रदान करती है। नई पीढ़ी को पूर्व पीढ़ी के एक समान शारीरिक संरचना और सूक्ष्म परिवर्तन दोनों विरासत में मिलते हैं। अलैंगिक प्रजनन में यहाँ तक कि यहाँ एक ही जीव प्रजनन करता है। अंततः उत्पन्न संतानों में अत्यधिक समानता होती है। केवल डीएनए प्रतिलिपिकरण अशुद्धियों के कारण उनमें न्यूनतम अंतर होता है। लैंगिक प्रजनन संतानों में और शरीर और भी विविध हैं और भी अधिक विविधता उत्पन्न करती हैं। एक प्रजाति में भिन्नताएं समान नहीं होती हैं और विभिन्न व्यक्तियों को उनकी विविधताओं की प्रतिकृति के आधार पर अलग अलग लाभ लेते हैं। पर्यावरणीय कारक विविधता के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा व्यष्टियों का जीवित रहना उनमें
उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता को प्रभावित होता है। पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रजाति का चयन विकासवादी प्रक्रियाओं का आधार है, जो समय के साथ आबादी की विशेषताओं को रेखांकित करता है। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति। मान लीजिए कि सबसे ऊपर वाला मूल जीव दो व्यक्तियों को जन्म देगा जो शारीरिक संरचना में समान होंगे, लेकिन उनमें सूक्ष्म अंतर होंगे। उनमें से प्रत्येक आगे अगली पीढ़ी दो व्यक्तियों को जन्म देगा। नीचे की पंक्ति में मौजूद 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न होगा। इसमें से कुछ अंतर अद्वितीय होंगे, जबकि अन्य अंतर उन्हें अपने माता पिता में से विरासत में मिलेंगे, जो एक दूसरे से भिन्न थे। आनुवंशिकता वंशानुगत गुण प्रजनन प्रक्रियाओं में ऐसी गोष्ठियों का निर्माण होता है जिनमें समान बुनियादी शारीरिक संरचना और सूक्ष्म परिवर्तन दोनों होते हैं। पूर्व पीढ़ी वंशानुगत रूप से मिली विरासत में एक समान बुनियादी शारीरिक संरचना प्राप्त होती है और अगली पीढ़ी में सूक्ष्म परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल वर्ष 1822 से 1884। मेंडल की शिक्षा एक मठ मोनेस्ट्री में हुई, जिन्होंने वियना विश्वविद्यालय में विज्ञान और गणित का अध्ययन किया। शिक्षण प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा में असफलता ने वैज्ञानिक खोज के प्रति उनके उत्साह को कम नहीं किया। वे अपने मठ में वापस चले गए और मटर उगाना शुरू कर दिया। इससे पहले कई अन्य लोगों ने मटर और अन्य जीवों के लक्षणों के वंशानुगतिकी का अध्ययन किया था, लेकिन मेंडल ने विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिश्रित किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेषता प्रदर्शित करने वाले व्यष्टियों की गणना की। इनमें उन्हें वंशानुगतिकी के नियमों तक पहुंचने में मदद मिली। लक्षणों की वंशानुगतिकी के नियम। मेंडल का योगदान। वंशानुक्रम में माता पिता दोनों का योगदान शामिल होता है, जो संतान के गुणों को आकार देता है। मटर के साथ मेंडल के प्रयोगों ने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित किया। प्रभावी लक्षण एक प्रति में भी स्वयं को अभिव्यक्त कर लेते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षणों को अभिव्यक्ति के लिए 2 प्रतियों की आवश्यकता होती है। लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत रूप में मिलते हैं, जिससे संतानों में विभिन्न संयोजन उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं? जीन विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक गुण विशिष्ट जीन से जुड़ा होता है। आनुवंशिकता की प्रक्रिया में माता पिता दोनों की आनुवंशिक सामग्री का योगदान शामिल होता है। जनन कोशिकाओं में जीन का एक समूह होता है, जो लैंगिक प्रजनन के दौरान संतानों में विविधता सुनिश्चित करता है। गुणसूत्र जो अलग अलग खंडों के रूप में मौजूद होते हैं, प्रत्येक माता पिता में वंशानुगत रूप में प्राप्त होते हैं तथा गुण वंशानुगति में योगदान करते हैं। मेंडेलियन प्रयोगों में मटर के पौधों पर परीक्षण किया गया, जिनमें 2 भिन्न विशेषताएं दिखी। इसमें प्रभावित और अप्रभाविता की अवधारणा को उदाहरण के साथ स्पष्ट किया गया। लिंग निर्धारण। आनुवंशिक निर्धारण मनुष्यों में नवजात शिशुओं के लिंग को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। शिशु के लिए लिंग निर्धारण करने के निर्देश निषेचित अंडे युग्मज में मौजूद होते हैं। गुणसूत्र इन निर्देशों को वहन करते हैं तथा कोशिका नाभिक में स्थित होते हैं। गुणसूत्रों में मनुष्य में गुणसूत्रों के 23 युग्मन हैं।
23 युग्म होते हैं, जिनमें 2 लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई, महिलाओं में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का केवल एक समूह होता है। लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र की भूमिका। अनिषेचित अंडों में हमेशा एक्स गुणसूत्र होता है। शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं, एक्स वाहक और वाई वाहक। एक्स वाहक शुक्राणु द्वारा निषेचन से मादा संतान उत्पन्न होती है, जबकि वाई वाहक शुक्राणु से नर संतान उत्पन्न होती है। पिता के लिंग गुणसूत्र अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। यह धारणा कि माँ बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है गलत और अनुचित है। मनुष्यों के अलावा अन्य प्रजातियों के लिए लिंग निर्धारण के लिए पर्यावरणीय संकेतों और विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पर्यावरणीय कारक अन्य प्रकार के विकासवादी प्रक्रियाओं के चयन में भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकता का तंत्र प्रजातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करता है। अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव वंशानुक्रम के समान नियमों का पालन करते हैं, जिससे विविधता और अनुकूलन सुनिश्चित होता है। इसलिए प्रजातियों के अस्तित्व और विकास के लिए विविधताएं महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो अस्तित्व की पहेली में यह अध्याय जीवन की विविध अभिव्यक्तियों का एक तार्किक चित्र प्रस्तुत करता है। कोशिकाओं की संपदित ऊर्जा से लेकर हार्मोन के संचालन तक, ये प्रजनन, श्वसन और समन्वय के परिदृश्य में कार्य करते हैं। जीवन की लय में एकता और विविधता का महत्व स्पष्ट हो जाता है, चाहे हृदय की लयबद्ध धड़कनों में हो या गुणसूत्रों में। ये गुणसूत्रों के संवेदनशील संचलन में जीवन उपस्थित रहता है, जो अपने असंख्य रूपों में फलता फूलता रहता है। हर पन्ने को पलटने के साथ जीवन के जटिल संचलन की एक गहरी समझ उभरती है। एक ऐसा संचलन जहाँ प्रत्येक कोशिका प्रत्येक हार्मोन प्रत्येक समय अस्तित्व की स्थायी सुंदरता का प्रमाण है। महत्वपूर्ण शब्दावली: पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आकार पर स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों को विनियमित करती है और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में एक अंतःस्रावी ग्रंथि को चयापचय को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन का उत्पादन करती है। अग्नाशय एक अंग जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। इंसुलिन हार्मोन और पाचन एंजाइमों का उत्पादन करता है। प्रजनन ग्रंथियां महिलाओं में अंडाशय और पुरुषों में वृषण जैसी ग्रंथियां, जो यौन हार्मोन और युग्मनक के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। आनुवंशिकता: आनुवंशिक गुणों का एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। जीन: आनुवंशिकता की इकाइयां डीएनए के खंड, जो विशिष्ट लक्षण निर्धारित करते हैं। गुणसूत्र: कोशिका केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं, जो आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करती हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक अणु जिसमें जीवित जीवों के विकास और कार्यप्रणाली के लिए आनुवंशिक निर्देश होते हैं। कोशिका केंद्रक कोशिका का मध्य भाग, जिसमें आनुवंशिक सामग्री होती है। मांसपेशी शरीर की गति और अवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी। ऊतक कंकाल तंत्र अस्थियों और उपास्थि का ढांचा, जो शरीर की संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है। संचार प्रणाली वह संचार जो हृदय और रक्त वाहिकाओं सहित पूरे शरीर में रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को परिवहन करती है। श्वसन प्रणाली फेफड़े और वायु मार्ग सहित श्वास और वायु विनिमय के लिए उत्तरदायी प्रणाली। पाचन तंत्र यह प्रणाली जो भोजन से पोषक तत्वों को संसाधित और शोषित करती है, जिसमें अग्नाशय और आंत्र जैसे अंग शामिल होते हैं। तंत्रिकाओं और
कोशिकाओं का जटिल नेटवर्क जो शरीर के विभिन्न भागों के बीच संकेत संचालित करता है। संधि जोड़ दो से अधिक अस्थियों के बीच का संबंध जो गति को सुविधा देता है। लचीलापन झुकने की गति जिससे शरीर के अंगों के बीच का कोण कम हो जाता है। उपस्थिति एक लचीला और लोचदार संयोजी ऊतक जो शरीर के विभिन्न भागों जैसे जोड़ों, नाक और कान में पाया जाता है। बाह्य कंकाल इसे एक्सोस्केलेटन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कठोर बाह्य आवरण है जो कुछ जंतुओं जैसे कि कीटों और क्रस्टेशियन को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। पेल्विक अस्थियां पेल्विक को बनाने वाली अस्थियां इसमें एलियम, एस्कियम और प्यूबिस शामिल है। मिलकर रीढ़ को सहारा देती हैं और कशेरुक तंड को निचले अंगों से जोड़ती हैं। धुराग्र ग्रंथि एक संधि जो केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूर्णनशील गति में सहायता करती हैं। जैसे गर्दन में पाई जाने वाली धुराग्र ग्रंथि जो शरीर के घूमने में सहायता प्रदान करती है। भोजन, पोषण और स्वास्थ्य। खाद्य उत्पादन के लिए फसलें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो मानव के लिए जीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। ये हमारे दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और महत्वपूर्ण विटामिन सहित आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करती हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा का समाधान करने और पौष्टिक भोजन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी फसल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को विशेष जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो मार्ग में कुछ भी उपलब्ध होता है, हम खा सकते हैं। और इसी प्रकार जब हम घर पर होते हैं तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उनके अनुसार हमारे भोजन में विविध प्रकार की खाद्य वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। पोषक तत्व सामान्यतः भोजन में कई अवयव तत्व होते हैं। इन अवयवों में कुछ ऐसे घटक शामिल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। प्रमुख पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, आहार संबंधी रुक्षांश, जल। भोजन में सामान्यतः दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च, शर्करा। भोजन में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करें तो यदि भोजन तथा तनु आयोडीन घोल को मिलाने का मिश्रण का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है तो यह इस बात को इंगित करता है कि परीक्षण किए गए भोजन में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट विद्यमान है। भोजन में वसा का परीक्षण खाद्य पदार्थों कुछ मात्रा लीजिए और उसे बारीक पीसिए। यदि पीसे हुए भोजन तैलीय पदार्थ पाया जाता है तो यह बात को इंगित करता है कि भोजन में वसा की मात्रा विद्यमान है। भोजन में प्रोटीन का परीक्षण। यदि खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा को मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का रंग बैंगनी हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि परीक्षण किए गए भोजन में प्रोटीन विद्यमान है। वायु, जल और मृदा द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पोषक तत्व। वायु में ऑक्सीजन, कार्बन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मृदा में बृहद पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये बृहद तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। पोषक तत्वों की आवश्यकता। ऊर्जा के स्रोत कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, खरबूजा,
आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। हमें वसा पौधे व जीवों दोनों से प्राप्त होती है। पादपों में वसा के स्रोत सूरजमुखी तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल तथा जंतुओं में वसा के स्रोत मांस, मछली, अंडे, घी, मक्खन और क्रीम है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को सामान्य ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहा जाता है। वृद्धि और मरम्मत। शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। मटर, चना, मूंग, सोयाबीन, अरहर दाल, बीन्स, मांस, मछली, पनीर और अंडे इनमें कुछ प्रमुख स्रोत हैं। रोगों से सुरक्षा या बचाव। विटामिन हमारे शरीर को रोगों या बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल होते हैं। विटामिन का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की कुछ मात्रा आवश्यकता होती है। विटामिन और खनिजों के स्रोत। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। स्रोत है पपीता, आम, गाजर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। स्रोत चावल, गेहूँ, यकृत। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। स्रोत है संतरा, अमरूद, टमाटर, नींबू, आंवला, हरी मिर्च। विटामिन डी हड्डियों, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, यकृत। विटामिन ई यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। यह कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने वाली प्रक्रियाओं को धीमा करता है। यह कोशिकाओं को संकुचित करने में भी भूमिका निभाता है। स्रोत है वनस्पति तेल, अनाज, मांस, अंडा, सब्जी। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अतिरिक्त रक्तस्राव को नियंत्रित करता है। स्रोत है पत्तेदार सब्जियां, मांस, अंडा। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है और ये हार्मोन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करते हैं। स्रोत है मछली, दूध, सब्जियां। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण में सहायक और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। स्रोत है दूध और अंडा। आयरन, हीमोग्लोबिन और कई अन्य प्रकार के प्रोटीन में पाया जाता है। स्रोत है सेब, चॉकलेट, पत्तेदार सब्जियां। फास्फोरस कैल्शियम के साथ हड्डियों के निर्माण में सहायक है। स्रोत है मछली, दूध, हरी मिर्च, रुक्षांश या रेशे। ये पोषक तत्व नहीं है, लेकिन मल के आकार और उसे नरम बनाने में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। स्रोत है साबुत अनाज, दालें, ताजे फल, आलू। जल मूत्र और पसीने के माध्यम से शरीर में अपशिष्ट को उत्सर्जित करने में मदद करता है और शरीर को भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद करता है। स्रोत है पेयजल, दूध, चाय, फल, सब्जियां। संतुलित आहार शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम, साथ ही पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार बराबर रुक्षांश प्लस जल प्लस सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा है। अत्यधिक वसा की मात्रा मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग, लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी
के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग या डिफिशियंसी डिजीज़ कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रोटीन की कमी के विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, चेहरे का सूजन आ जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा रोग आदि हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों लंबे समय तक कमी रहती है तो इससे उनकी शारीरिक वृद्धि पूर्णतः अवरुद्ध हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप शरीर में अत्यधिक कमजोरी और दुबलापन हो सकता है, जिससे उनकी गतिशीलता अत्यधिक कम हो सकती है। अभावजन्य रोग के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। विटामिन ए अभाव से दृश्यता में कमी लक्षण, दृष्टि का कमजोर होना, रात के समय दृश्यता की कमी। विटामिन B1 से अभावजन्य से बेरी होता है, लक्षण मांसपेशियों कमजोर होना, कार्य करने के लिए ऊर्जा की कमी। विटामिन सी अभावजन्य स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। लक्षण मसूड़ों में खून आना, घाव ठीक होने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से इसके रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत का क्षय होता है, जिसमें कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, जिसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक दिव्यांगता आना। आयरन की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया होता है, जिसमें कमजोरी और दुर्बलता होती है। खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण या फोर्टिफिकेशन मुख्य खाद्य पदार्थों जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक के प्रमुख विटामिन और खनिज मिलाकर उनके पोषक तत्वों में सुधार करना। FSSAI के मानकों के अनुसार फोर्टिफाइड वस्तुओं के लिए एक लोगों का उपयोग किया जाता है। फलों का उत्पादन, सुधार और प्रबंधन। ये जानने के बाद कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, हम देखेंगे कि इन खाद्य पदार्थों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। विशाल आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 1952 से वर्ष 2010 तक खाद्य उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है। यह जबकि कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल 25% की वृद्धि हुई है। कृषि प्रणाली व प्रथाओं की 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। बुनियादी कृषि पद्धतियाँ और फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल की किस्म में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन। विचारणीय बिंदु की क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि भोजन को किस प्रकार प्रसंस्करण किया जा सकता है। यह भी पता लगाने की कोशिश कीजिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न में प्रसंस्करण का कितना अनुपात उपलब्ध कराया जाता है। फसलें और उनके प्रकार। एक ही प्रकार के पौधे जो एक बड़े कृषि योग्य भूमि में खाद्यान्न स्रोत के रूप में बोए और उगाए जाते हैं, उन्हें फसल कहा जाता है। रबी फसल सर्दियों के मौसम अक्टूबर से मार्च तक उगाने जाने वाली फसलों को रबी फसल कहा जाता है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। फसल उत्पादन के आधारभूत क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। मृदा को तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक डालना, सिंचाई, खरपतवार के बचाव, फसल की कटाई, भंडारण, फसल उत्पादन प्रबंधन। इसका तात्पर्य फसलों को उगाने, फसल के पौधे को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने, उनका उचित भंडारण करने से है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। पोषक प्रबंधन, सिंचाई, फसल प्रतिरूप। विचारणीय बिंदु है कि पोषक तत्वों की कमी फसलों में प्रजनन वृद्धि और रोगों के प्रति संवेदनशीलता सहित शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। इसलिए फसलों के पोषक तत्वों के उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्या आप उन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी फसलों के
स्वस्थ विकास की के लिए आवश्यकता होती है। मृदा को तैयार करना, फसल उगाने के क्रम में मृदा को तैयार करना प्राथमिक कार्य है। कृषि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों को मृदा को जोतना और उसमें उसे ढीली करना शामिल है। ढीली मृदा जड़ों को आसानी से अधिक गहराई तक जाने और श्वसन क्रिया करने में सहायक होती है। ढीली मृदा इसमें मौजूद केंचुए और सूक्ष्म जीवों के विकास में मदद करती हैं। ये जीव किसान के मित्र हैं, क्योंकि वे मृदा को पलटने और ढीला कर उससे ह्यूमस को मिश्रित करते हैं। चूँकि मृदा की ऊपरी परत का केवल कुछ सेंटीमीटर भाग ही पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए मृदा को पलटने और उसका ढीला करने में पोषक तत्वों से युक्त मृदा ऊपर आ जाती है, जिससे पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं और उपकरणों का उपयोग करके मृदा को ढीला करना, जुताई मृदा को पकड़ने और ढीला करने की प्रक्रिया को टिलिंग या जुताई करना कहा जाता है। यह इस कार्य को हल से उपयोग किया जाता है। हल एक उपकरण है जिसका उपयोग किसान विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे उर्वरक डालना, जुताई करना, मृदा को जोतना या ढीला करना। इसका उपयोग मृदा में उर्वरक डालने, खरपतवार को निकालने, मृदा को जोतने आदि के लिए किया जाता है। फाल त्रिकोणी लोहे की पट्टी होती है। इस एक लकड़ी का पारंपरिक हल बैलों की एक जोड़ी और एक आदमी द्वारा चलाया जा सकता है। आजकल इन लकड़ी के हलों का स्थान अधिकतर लोहे के हलों ने ले लिया है। कुदाल एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग मृदा को खोदकर खरपतवार को निकालने और पौधा लगाने से पूर्व मृदा को ढीला करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर का उपयोग ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है तथा यह मृदा को ढीला करने में मदद करता है। हल के स्थान पर कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वे हल से तीव्र गति से कार्य करते हैं। बुवाई मृदा में बीज बोने की प्रक्रिया है। बीज उस मृदा में बोए जाते हैं जिसे कल्टीवेटर या हल से जोत कर ढीला किया गया होता है। बुवाई के पारंपरिक उपकरण आधुनिक कृषि मशीनीकरण से पहले किसानों द्वारा पारंपरिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें हल, फावड़े, दरांती और गैती शामिल है। बीज बोने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पारंपरिक उपकरण फलन जैसा था। एक बार जब बीज इन फलन में डाल दिए जाते हैं तो वे नुकीले सिरे वाली 2 से 3 नलियों में चले जाते हैं। सिरे मृदा में घुस जाते हैं और बीज वहां से गिरते जाते हैं। सीड ड्रिल ट्रैक्टर की मदद से जुताई किए गए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बीज एक समान रूप से एक निश्चित गहराई पर बोए जाएं और बुआई के बाद मृदा में उचित प्रकार से ढक जाएं। गुणवत्तापूर्ण बीजों का चयन बीज की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है जो फसल की उपज निर्धारित करती है। अच्छे बीजों का चयन बीजों को जड़ में डालकर किया जाता है। मृत और क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और जल में डालने पर तैरते हैं, जबकि स्वस्थ बीज जल में डालने पर डूब जाते हैं। बीज का अंकुरण तब होता है जब बीज को भूमि में बोया जाता है और
और जल दिए जाते हैं। बीजों में पौधा अंकुरण होकर बढ़ने लगता है। पोषक प्रबंधन, पोषक तत्वों की कमी पौधों में प्रजनन वृद्धि, रोगों के प्रति संवेदनशीलता सहित शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। उपज बढ़ाने के लिए खाद्य और उर्वरकों के रूप में इन पोषक तत्वों की आपूर्ति कर मृदा को समृद्ध किया जा सकता है। नर्सरी एक ऐसा स्थान है जहाँ छोटे पौधे और पेड़ों को अन्यत्र रोपण के लिए उगाया जाता है। नर्सरी पौधे के भंडार के रूप में कार्य करती है। खाद्य और उर्वरक ऐसे पौधे हैं जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है और उर्वरक अकार्बनिक रसायनों से मिलकर बनते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थों से अपघटन से खाद जो है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है। उर्वरक अकार्बनिक रसायनों से मिलकर बनता है। पशुओं के मल मूत्र और पौधों के अपशिष्ट के अपघटन से खाद तैयार की जाती है। खाद मृदा में पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध करने में मदद करती है और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करती है। प्रयुक्त जैविक सामग्रियों के प्रकार के आधार पर खाद को कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तथा हरी खाद में वर्गीकृत किया जा सकता है। खाद और उर्वरक खाद के बीच अंतर की बात करें तो उर्वरक कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार का मानव निर्मित मिश्रण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मवेशियों के गोबर और पौधों के अवशेषों के अपघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है। खाद खेतों में तैयार की जा सकती है। उर्वरक में मृदा को कोई ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद में मृदा को भरपूर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खाद में इसमें पादप पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। उर्वरकों के उपयोग के परिणाम उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा से प्रदूषण हो सकता है। ये कुछ दुर्लभ मामलों में मृदा में पीएच स्तर में परिवर्तन कर सकता है। भूमि को परती छोड़ना, जब भूमि को एक निश्चित अवधि के लिए परती छोड़ दिया जाता है तो भूमि अपने पोषक तत्वों की पूर्ति स्वयं कर लेती है। इन भूमि का उपयोग पुनः खेती के लिए किया जा सकता है। विचारणीय बिंदु है कि सूखा वर्षा की कमी या इसके अनियमित वितरण के कारण होती है। सूखा वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा करता है। हल्की मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है। हल्की मृदा वाले क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से फसलें प्रतिरूप प्रभावित होती हैं। खाद के लाभ जैविक खाद को उर्वरक से बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके उपयोग में मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यह मृदा को संरग्ध युक्त बनाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसान हो जाता है। इससे मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और मृदा की संरचना में सुधार होता है। सिंचाई परिभाषा फसलों को नियमित अंतराल पर जल की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। सिंचाई का समय और आवृत्ति फसल, मृदा और मौसम के आधार पर अलग अलग होती है। गर्मियों में सिंचाई की आवृत्ति अधिक होती है। सिंचाई के महत्व जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं। जल के साथ साथ खनिज और उर्वरक भी अवशोषित हो जाते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। जल घुलनशील पोषक तत्वों को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। जल फसल को पाले और गर्म वायु दोनों से बचाता है।
सिंचाई के लिए जल के स्रोत कुएं, नलकूप, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध और नहरें। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में वृद्धि, जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। नहरें यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत और व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहरों से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। नदी जल उठाव प्रणाली। जिन क्षेत्रों में जलाशयों में कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी होती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों की सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। तालाब छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। सिंचाई के विभिन्न पारंपरिक तरीके खंदक, चरखी प्रणाली, चेन पंप, ढेकली और राहट लीवर प्रणाली। पंपों का उपयोग आमतौर पर जल उठाने के लिए किया जाता है। इन पंपों को चलाने के लिए बायोडीजल, बिजली, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आधुनिक तरीके हमें जल का किफ़ायती उपयोग करने में मदद करते हैं। उपयोग की जाने वाली मुख्य आधुनिक विधियाँ इस प्रकार हैं। स्प्रिंकलर प्रणाली। यह प्रणाली असमतल भूमि पर अधिक उपयोगी है जहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है। फसल पर जल इस तरह छिड़का जाता है जैसे वर्षा हो रही है। स्प्रिंकलर लॉप कॉफ़ी बागानों और कई अन्य फसलों के लिए उपयोगी है। ड्रिप प्रणाली। इस प्रणाली में जल बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप प्रणाली कहते हैं। यह फलों के पौधे, बीजों और जड़ों के जल को देने में सबसे अच्छी तकनीकी है। इसमें जल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। यह उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहाँ जल की उपलब्धता कम है। फसल चक्रण या फसल चक्रण किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्रण कहते हैं। यदि फसल चक्रण उचित ढंग से अपनाए जाएं तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलों में से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में भूमि के एक ही टुकड़े का एक साथ 2 से अधिक फसलें उगाते हैं। अंतर सस्यन इसमें एक ही खेत में एक निश्चित प्रतिरूप में एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाना शामिल है। फसलों का चयन इस तरह किया जाता है कि उनकी पोषक तत्वों की ज़रूरतें अलग-अलग हों। इसमें आपूर्ति किए गए पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है तथा एक खेत में ही एक फसल से संबंधित सभी पौधों में कीटों और बीमारियों के फैलने से बचाव होता है।
फसल कटाई का त्यौहार 3 से 4 महीने के दौरान कड़ी मेहनत के बाद फसल की कटाई का दिन आता है। इसलिए फसल की कटाई के समय भारत में सभी हिस्सों में बहुत खुशी और उल्लास होता है। पुरुष और महिलाओं इतने बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। फसल कटाई के मौसम में जुड़े त्यौहार विशेष हैं। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवबन्या, बिहू। कटाई, मड़ाई और निष्पादन। कटाई यह फसल के परिपक्व होने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया है। कटाई के तरीके में कटाई 2 तरीके से की जाती है। पहली हाथों से, जिसमें दरांती का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी यांत्रिक विधि, जिसमें हार्वेस्टर नामक एक बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेसिंग अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया है। हालांकि यह काम हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन इसे कंबाइन नामक मशीन की मदद से किया जाता है, जो वास्तव में एक हार्वेस्टर या थ्रेशर दोनों है। निष्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु के माध्यम से अनाज के बीजों को भूसे से अलग किया जाता है। वायु के कारण हल्का भूसा उड़ जाता है और भारी अनाज नीचे गिर जाता है। भंडारण। कृषि में अनाज का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। कटाई के बाद तैयार अनाज को भंडारण गृहों में संग्रहित किया जाता है। अनाज को सूखी जगह पर संग्रहित किया जाता है, जिससे कृंतक या कवक का संक्रमण ना हो। भंडारण स्थल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए उनका ध्रुवीकरण किया जाता है। अन्न भंडार वह स्थान है जहाँ ताज़ा प्राप्त अनाज भंडारण किया जाता है। फसल की किस्म में सुधार का तरीका ऐसी फसल किस्म खोजने पर निर्भर करता है जो अच्छी उपज दे सके। इसमें से इसे निम्नलिखित 2 तरीके से किया जा सकता है। अधिक उपज प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। उन्नत किस्म फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक और अजैविक प्रतिरोध। विभिन्न स्थितियों में जैविक रोग, कीट, नेमाटोड और अजैविक कीट, सूखा, लवण, जल भराव, गर्मी, ठंड, पाला, तनावों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन तनावों की प्रतिरोध किस्म फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है। परिपक्वता अवधि में परिवर्तन। किसी फसल की अल्प परिपक्वता अवधि फसल उत्पादन की लागत को कम करती है और विविधता को किफायती बनाती है। एक समान परिपक्वता से कटाई की प्रक्रिया आसान हो जाती है और कटाई के दौरान नुकसान कम हो जाता है। व्यापक अनुकूलनशीलता। यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में फसल उगाने की अनुमति देता है। वांछनीय सस्य विज्ञान संबंधी विशेषताएं यह उत्पादकता बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए लंबाई और प्रचुर शाखाएं चारा फसलों के लिए वांछनीय विशेषताएं, जबकि अनाजों में बौनापन वांछनीय है ताकि इन फसलों द्वारा कम पोषक तत्वों का उपभोग किया जाए। फसल सुरक्षा प्रबंधन। खेत की फसलें बड़ी संख्याओं में खरपतवार, कीटों और बीमारियों से संक्रमित होती हैं। खरपतवार, कीटों, बीमारियों को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। एक तरीका कीटनाशकों का उपयोग हो सकता है। इसमें शाकनाशी, कीटनाशक और कवकनाशी शामिल होते हैं। इन रसायनों का फसल के पौधों पर छिड़काव किया जाता है तथा बीज और उर्वरक के उपचार के लिए किया जा सकता है। हालांकि इन रसायनों का अत्यधिक उपयोग समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि ये कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए जहरीले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। दूसरा है मानव श्रम या मशीनीकरण के उपयोग
करके खरपतवारों को यांत्रिक रूप से हटाना। खरपतवारों से सुरक्षा। खरपतवार वांछनीय पौधे हैं जो फसलों के साथ प्राकृतिक रूप से उग सकते हैं। खरपतवार जल, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश को शोषित करके फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों से फसलों को खरपतवार से बचाया जा सकता है। विचारणीय बिंदु है कि बचाया जा सकता है। जुताई फसलों में बुवाई से पहले की जाने वाली एक प्रक्रिया है जो खरपतवारों को उखाड़ने और खत्म करने में मदद करती है। हाथों से काटने से खरपतवारों में वृद्धि में रुकावट को मदद से उखाड़कर समय पर जमीनी स्तर पर काटकर भौतिक रूप से हटाना शामिल है। खरपतवारों को मारने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। वे आमतौर पर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। विचारणीय बिंदु है कि जैसे जैसे फसल सुरक्षा प्रबंधन होता है वैसे ही पशुओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पशु सुरक्षा प्रबंधन भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी सुरक्षा महत्वपूर्ण है? समुद्री फार्मिंग के मामले में गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाती है? पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। पशुपालन दो उद्देश्यों से किया जाता है, अर्थात दूध के लिए और कृषि कार्य जैसे जुताई, सिंचाई। भार ढोने हेतु दूध का उत्पादन पशुओं द्वारा दूध उत्पादन की अवधि पर निर्भर करता है। अंततः दुग्ध उत्पादन की अवधि बढ़कर दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। विदेशी फसलों का चयन लंबी दूध उत्पादन अवधि के लिए किया जाता है, जबकि स्थानीय नस्लें रोगों के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदर्शित करती हैं। डेयरी पशुओं के खाद्य आवश्यकता। पशु आहार में मोटा चारा जो मुख्य रूप से फाइबर होता है और सांद्रित पदार्थ जिसमें फाइबर कम होता है तथा प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है शामिल है। डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताओं दो प्रकार की होती हैं। रखरखाव की आवश्यकता, जिसका अर्थ है पशु को स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक भोजन। दूध उत्पादन की आवश्यकता, जो स्तनपान अवधि के दौरान आवश्यक भोजन का प्रकार है। कुक्कुट या मुर्गी पालन के अंतर्गत अंडे और मांस के उत्पादन के लिए घरेलू मुर्गी पालन किया जाता है। नस्ल सुधार के लिए भारतीय और विदेशी नस्लों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम नई किस्मों को विकसित करने पर केंद्रित है। ब्रॉयलर मुर्गियों का अच्छी वृद्धि दर और बेहतर खाद्य दक्षता के लिए विटामिन युक्त पूरक आहार दिया जाता है। मृत्यु दर से बचने या पंखों और शरीर की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। अच्छे उत्पादन के लिए आवास और पोल्ट्री खाद्यान्न में तापमान और स्वच्छता की स्थिति का रखरखाव होना चाहिए। साथ ही बीमारियों और कीटों की रोकथाम और नियंत्रण भी होना चाहिए। मत्स्य उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ, कवकीय मछलियाँ जैसे प्रॉन तथा मोलस्क शामिल हैं। एक प्राकृतिक संसाधनों से हैं जिसे कैप्चर फिशिंग कहा जाता है। दूसरा तरीका मत्स्य कृषि है, जिसमें कल्चर फिशिंग कहा जाता है। मत्स्य पालन समुद्री और मीठे जल की परिस्थिति तंत्रों में मत्स्यों को पकड़कर उनका पालन किया जा सकता है। समुद्री मत्स्य पालन लोकप्रिय समुद्री मछली किस्मों में पॉम्फ्रेट, मैकेरल, टूना, सार्डिन, बॉम्बे डक शामिल है। समुद्री मछली पकड़ने वाली नावों से कई तरह से मछली पकड़ने के जाल का उपयोग करके पकड़ी जाती है।
उपग्रहों और इको साउंडर्स का उपयोग करके खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूहों का पता लगाकर उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी ताजा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर और नदियाँ खारे जल के संसाधन समुद्री जल तथा ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी का मुख्य एस्चुरी तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाले स्रोतों पर निर्भर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन संसाधनों में अधिकांश मछली उत्पादन जलीय कृषि के माध्यम से होता है। मधुमक्खी पालन में कम निवेश की आवश्यकता होती है। किसान इसे अतिरिक्त आय उत्पादन गतिविधि के रूप में उपयोग करते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम का स्रोत होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न अवधियों के निर्माण में किया जाता है। इतावली मधुमक्खी शहद एकत्र करने की उच्च क्षमता होती है। वे अन्य प्रकार की मधुमक्खियों की तुलना में काफ़ी कम डंक मारती हैं। निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी फार्म या मधुमक्खी पालन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो संतुलित आहार का महत्व समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की उनकी क्षमता में निहित है। सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी खाद्य और फसल प्रबंधन महत्वपूर्ण है, जिसमें खाद्य और उर्वरकों को प्रमुख संसाधन मानते हुए बृहद और सूक्ष्म तत्वों को संतुलित उपयोग के माध्यम से फसलों को पोषक तत्वों की आपूर्ति अनुकूलतम बनाना शामिल है। कुक्कुट पालन जैसे उचित पशुपालन को प्रोटीन का एक धारणीय स्रोत सुनिश्चित होता है। इको साउंडर्स और उपग्रहों जैसी प्रौद्योगिकी द्वारा निर्देशित कुशल मत्स्य विविध आहारी विकल्प प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मधुमक्खी पालन शहद और मोम उत्पादन में योगदान देता है। ये क्रियाकलाप सामूहिक रूप से अधिक विश्वसनीय और सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली में योगदान देती है, जो पौष्टिक और सुरक्षित भोजन को बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करती है। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो संतुलित आहार वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में शामिल हों, जो अच्छे स्वास्थ्य के विकास और उसे बनाए रखने के लिए सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बेरी विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाला एक रोग है। कार्बोहाइड्रेट जीवित कोशिकाओं का एक आवश्यक संरचनात्मक घटक और जंतुओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है। अन्न भंडार अनाज या पशु चारे के लिए एक भंडारगृह। कटाई पकी हुई फसलों को एकत्र करना। अंतर सस्यन एक बहुफसल पद्धति जिसमें एक ही खेत में एक साथ दो अधिक फसलों की खेती शामिल है। सिंचाई कुओं तालाबों आदि जैसे विभिन्न साधनों से शुष्क भूमि को जल की आपूर्ति करना। खरीफ फसल वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर में उगाई जाने वाली फसल। खाद्य पशुओं के मल मूत्र और पौधों के अवशिष्ट के अपघटन से खाद्य तैयार की जाती है। खाद्य मृदा को पोषक तत्वों और अकार्बनिक पदार्थों से समृद्ध करने में मदद करती है। मृदा की उर्वरता में वृद्धि करती है। हल यह एक लकड़ी या लोहे का औजार होता है जिसमें एक नुकीला सिरा होता है, जिसमें मिट्टी को ढीला किया जाता है और पलटा जाता है। रबी फसल सर्दियों के मौसम अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने फसल है। वृक्षांश मोटा अपचनीय वनस्पति भोजन जिसमें पोषक तत्व कम होते हैं। स्कर्वी विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। थ्रेसिंग अनाज या बीज को चोकर भूसे से अलग करना। निष्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु की
मदद से अनाज के बीजों को भूसे से अलग किया जाता है।